नाजरीन, 4 मार्च 1994 का दोपहर 3 बजे का टाइम था। अरशद अमीन जो है ना पाक ब्लॉक में मियाँ अरशद के घर चले जाता है। थोड़ी देर के बाद गपशप होती है, मियाँ साहब अरशद अमीन को कायल कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना आज बात को ख़त्म करना है, अगर तुम्हारी मज़ीद कोई डिमांड है यहीं पे बताओ और इसको ख़त्म करो, ये दुश्मनी गलत है। रेड कलर की जो है ना किसी जीप वगैरह के ऊपर ना तीफी भट्ट साहब भी आते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा गनमैन थे और वो जो अशरफ नामी बंदा था ना उसके हाथ में मियाँ अरशद के घर बैठे हुए क्लाशनकोफ का जब अरशद अमीन ने देखा ना तो अरशद अमीन थोड़ा कॉन्शियस होता है कि ये बंदा तो मेरे भाई के 302 के मुकदमे में जो है नामजद मुल्ज़म है, तो ये यहाँ पे क्या लेने आ गया ना। अभी वो जफ्फियाँ तो नहीं पड़ी, कोई मस्जिद या कुरान ईमान तो बीच में नहीं आया, सिर्फ पैसे वो ले रहा था अरशद अमीन, उनको ट्रैप कर रहा था। अगर ये इसको अब डिटेल में जाए ना तो उनको ट्रैप कर रहा था। भट्ट साहब इससे जान छुड़वा रहे थे, वो ये चाहते थे कि हम हैं या नहीं हैं, बच्चों से हमने नहीं उलझना। ये भट्ट साहब आप लोगों को ये बातें करते होते थे कि यार ये बच्चे हैं, कल ही हैं, अभी कल को पता नहीं इन्होंने अफसर बनना है, तो इन बच्चों का हम बुरा सोचें। कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं, ये पैसों से सारा मामला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सारे आतफ वगैरह आबद वगैरह इनकी क्या एजें थी, तीफी भट्ट साहब की एज आप देख लें। मैं कोई उनको वो जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज तक मिला भी नहीं हूँ भट्ट साहब को, लेकिन जो सुना हुआ है वो बातें बस शेयर करूँगा। अब अरशद अमीन चौधरी जो है ना थोड़ा चमकता है और इसके बंदे जो साथ हैं ना वो भी थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे जो है ना कुरान पाक को निकाल कर जो है ना दोनों पार्टियों के हाथ रखवाए जाते हैं, मामला सारा ख़त्म हो जाता है। अरशद अमीन को कह देते हैं कि जी आपके जो है ना बयानात वो 2 से 4 दिन के अंदर हो जाएंगे। ये सारा मामला जब वाइंड अप हो गया, बिस्किट चाय वगैरह चली, अरशद अमीन कहता है जी अब हम चलते हैं। ये जब पाक ब्लॉक से निकलते हैं ना तो अरशद अमीन के साथ आरफ चौधरी और जो गनमैन वगैरह जो इसके साथ थे वो अरशद अमीन को कहते हैं कि हमें बाहर का मौसम जो है ना अच्छा नहीं लग रहा। अरशद अमीन उनको कहता है कि हम जिस रास्ते से आए उधर से नहीं जाते। ये 4 रास्ते जो है ना पाक ब्लॉक को 4 रास्ते जो है वो बाहर मेन पे आने के लिए लगते हैं। ये गार्डन वाला ये जो है ना बारीक रास्ता यानी सर्विस रोड आप उसको कह लें, गलियों के अंदर जो होता है ये उसको अडॉप्ट करता है। हालांकि वो रॉन्ग था, गाड़ी का वो रास्ता नहीं था, अपनी तरफ से ये प्लान करता है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर जो था ना पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक गैंग हनीफा और बाबा, ये 2 बंदे अपनी दुकानें लेकर जो है ना वहाँ पे शटर भी साथ ही ले गए हैं कि वहीं जाकर खोलेंगे। अब इन लोगों ने तीफी भट्ट साहब को ट्रैप किया है, ये जेन्युइनली बात आपको बताऊंगा। वो किस तरह से भट्ट साहब इनसे जान छुड़वा रहे थे और ये चूंकि अरशद अमीन बात की तह पे नहीं जा रहा था कि ये क्यों 1-2 दफ़ा इन्होंने मुझे यानी कि माल मता कि यार हमारी जो है ना जान इस बंदे से छूट जाए, तो उसकी समझ में ये बात, वो अपनी ताकत के नशे में था कि मैं चौधरी अरशद अमीन हूँ, मेरे पास सरकारी गनमैन मिले हुए हैं। वो गनमैन सिर्फ उस ज़िंदगी के लिए मिले हुए हैं, कब्र में उन्होंने उस गनमैन ने नहीं उसे उतारना। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, एंड देखिएगा क्या होने लगा है नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त एंड है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस बात को सुन के इस पर अमल कर लेंगे ना तो बुराई से भी बच जाएंगे और आखिरत भी आसान कर लेंगे। मेरी बात याद रखिएगा आप। चौधरी अरशद अमीन जो था ना ये उस रास्ते पे जब थोड़ा सा आगे जाता है ना तो यही हनीफा और बाबा नाज़रीन उन्होंने क्यों ये काम किया, इतने बड़े इतनी मारूफ शख्सियत को कि जिसके ऊपर अटैक करना नामुमकिन है, यानी उसकी हवा ये थी कि इसके साथ 50 गनमैन होते हैं। वो अलग बात है कि उस दिन सिर्फ 3 बंदे वो गाड़ी में थे, बाकी वो मोटरसाइकिलों पे थे और वो जिस तरह भी थे आगे पीछे जो भी सीन था। इन बंदों ने इतने बड़े गैंग की जो मुसल्ला अफराद सारे हैं, मोटरसाइकिलों का कितना आप सोचें कि एज होता है, बाइक तो बाइक है, गाड़ी को तो घेरा पड़ गया तो जो मोटरसाइकिलें 6 हैं इनको कौन कवर करेगा। बहुत ज़्यादा मजबूत होता है वो बंदा जो मोटरसाइकिलें साथ लेकर दुश्मनदार निकलता है। नाज़रीन आप यकीन करें, मुरादी जो बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल के अंदर जो है ना आज तक गिरफ्तार नहीं और सुना मर चुका हुआ है, और उसके अलावा लब्बा मोटी वाला, ये 2 अफराद जो थे ना ये सियालकोट से इनके साथ थे। सना गुज्जर, उसका प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, स्टूडेंट था, पता नहीं इसको क्या हुआ, इतना अच्छा लड़का था, बड़ा जूनियर था, राना इम्तियाज़ वगैरह से बहुत जूनियर था ये। उसके ऊपर मैं पूरी इसकी बायोग्राफी कर रहा हूँ, ये बच्चे कैसे ट्रैप हो गए इतने बड़े बड़े बदमाशों के साथ। हनीफा वगैरह का कॉलेजों से ताल्लुक ही कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चों को जो है ना बस पैसों के चक्कर में जो है उन्होंने किस तरह से ट्रैप किया और अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया, ये आपको उसके प्रोग्राम में मैं बताऊँगा। नाज़रीन सना गुजर भी साथ था, काली साथ था, मियाँ दाऊद साथ था, हनीफा बाबा दोनों भाई साथ थे, लब्बा मोटी वाला और मुरादी, ये सियालकोट के 2 बंदे थे। इनके अलावा जो है ना और भी डेफिनेटली 2-3 ऐसे अफराद होंगे जो कुछ लोग ये कहते हैं खालिद चिट्टा वहाँ पे था, फलां था,
आमिर भट्ट जो है उसके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है, लेकिन वो मौके पे नहीं था। अभी मैं जब आगे कहानी को लेकर जाता हूँ ना, सारी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। नाज़रीन, उस हमले के अंदर जो है ना मुसल्ला कलाशनकोफ थे ये सारे, और 72 गोलियों का जो है ना छन्ना हर कोफ के साथ लगा हुआ था। जाहिर है अगर इतने वेपन्स कलाशनकोफों की शक्ल में, इतने बड़े गैंग, इश्तिहारी और कारीगर जिन्होंने दर्जन दर्जन बंदे जो है ना, यानी लाहौर शहर के इन्होंने थम घेर दिए थे। बिल्ला ट्रकों वाला इन्होंने मारा हुआ था, टीपू ट्रकों वाले पे इन्होंने जो हमले किए हैं। यानी कि ये वो लोग थे जो बहुत नीचे से, वही मेरी बातें कि नीचे से आने वाला बंदा जब भी ऊपर जाएगा ना, वो लोग जो है ना मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, उनके बच्चों को, क्योंकि वो गरीब घराने का है, तो वो उसके पास वो चीज़ें नहीं है, अच्छे जॉगर्स नहीं है, अच्छी पेंटें नहीं है उसके पास, मोबाइल वो नहीं एंड्रॉइड इस्तेमाल कर सकता। वो किस तरह से मार्केट में अपनी जगह बनाएगा कि लोग उसकी ऑनर करें, ताकि वो अगर किसी महफिल में जाता है कोई बंदा उसे कह दे आए जी इधर कुर्सी पे बैठ जाए। अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो वो बच्चा क्या करेगा, वो ट्रैप हो जाएगा। वो अपने आप को जो है ना उसी कुर्सी के ऊपर जिसके ऊपर उमरा के बच्चे बैठते हैं, आइस कोक चर्स और नशे करते हैं और पार्टियां डांस करते हैं, उनको देख के ट्रैप हो जाता है। वो मेंटली तौर पे जो है ना अपसेट हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल कमजोर घर का जो बच्चा हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, अपने बच्चों को जो है ना ऐसे बच्चों के साथ फिरने से रोका करें। मेरी बात याद रखिएगा, हनीफा और बाबा भी ऐसे ही थे। खैर नाज़रीन, इन्होंने थड़ा मारा, इन्होंने रैकी की, फील्डिंग लगाई, और उस हमले में आपको बताया कि जब इंसान का थड़ा जो है ना कोई मार रहे ना, तो बहुत ज़्यादा वो मजबूत होता है। और आज तक शायद ही कोई माई का लाल थड़ा मारने के बाद बच गया हो, फील्डिंग लगाने के बाद नहीं ऐसे होता, क्योंकि वो घात लगा के बैठा होता है, उसको सिर्फ गाड़ी का नंबर और रंग बताया जाता है। इन्होंने हमला किया है नाज़रीन, 300 से ऊपर जो है ना फायर उसके ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर लगते हैं, उस हाईएक्स के ऊपर लगते हैं, और उस हमले के अंदर जो है ना अरशद मीन कत्ल हो जाता है, आरिफ चौधरी को कत्ल कर दिया जाता है, और साथ जो इशफाक नामी कांस्टेबल था वो भी जो है ना मर्डर हो जाता है। अब इस कत्ल के बाद इकबाल टाउन के इलाके में इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, अब ये पीछे FIR देखें, ये थाना जो है इकबाल टाउन से मैंने मंगवाई है, इसके अंदर सारा वाक़या जो है लिखा हुआ है। ये FIR जो है ना चौधरी अरशद अमीन के कत्ल की है। अरशद अमीन की जो कत्ल की FIR है, इसके मुताबिक ये लिखा होता है कि अरशद अमीन वहाँ से निकल के जब पाक ब्लॉक से मेन की तरफ आने लगता है ना, तो वहाँ पर घात लगाए हुए अफराद, जिनमें ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट साहब, जिसके अंदर दूसरा नाम जमील असगर भट्टी साहब, इसके अंदर तीसरा नाम तनवीर खान खाकवानी, और चौथा नाम जो है ना आमिर भट्ट का होता है। इन 4 नामों के बाद 5 नामालूम अफराद हमलावर जो प्लेस ऑफ अकरेंस जायब कुआ पर फायरिंग करते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। 5 नामालूम और 4 ये नामजद। अब इस FIR के अंदर भी क्या हुआ है, ये FIR आरिफ चौधरी के भाई ने कटवाई है। मुझे यकीन है कि इस FIR के वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि FIR का मजमून बता रहा है कि ये उखड़े पैरी जो है ना, यानी कि कोई इसका सिर पैर नहीं मुझे FIR का नज़र आ रहा, तो वो कटवा के किसी के कहने पे चले गए। इस FIR के अंदर गलत लोगों को जो है ना नामजद किया गया है। इसके अंदर तनवीर खाकवानी बेगुनाह है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, खाकवानी वहाँ पे था ही नहीं। इस वाक़या के अंदर जो है ना जमील भट्टी, जो रशीद भट्टी MPA का रायवंड वाले का सगा भाई है, ये भी नहीं था। इस वाक़या का दूर दूर तक गोगी भट्ट साहब का जो है कोई ताल्लुक नहीं है अरशद अमीन के कत्ल के साथ, यानी मौके पे वो थे ही नहीं। रही बात आमिर भट्ट की, नाज़रीन, इसका जो आमिर भट्ट का जो मोबाइल नंबर था ना, ये कैप्टन जुबैर और आबद बॉक्सर साहब के हाथ लग जाता है। इसके नंबरों की जो है ना डिटेल निकलवाते हैं, उसके अंदर जिन लोगों के नाम आते हैं उनमें फ़याज़ भाई हैं, मेरे ज़राए ने मुझे बताया, दोहा मोटर वाले, इनको भी बुला लिया गया कि जी आपके साथ उसने क्या बात की थी, 2 मिनट 3 मिनट आपकी बात हुई है, तो क्या बात आमिर भट्ट ने आपके साथ की। तो वो 100-150 अफराद शामिल तफ्तीश हुए थे अरशद अमीन के कत्ल के बाद। अब अरशद अमीन का जो कत्ल था ना, इसके अंदर उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है, इस FIR के अंदर जो था ना, आप ये देखें कितनी बड़ा ये ब्लंडर हुआ है कि एंड पे ये लिखा हुआ है कि ये जो कत्ल हुआ है ना अरशद अमीन का, ये ख्वाजा तारीफ गुलशन, मियाँ अरशद, ख्वाजा अजहर गुलशन और जनाब मुख्तरम तीफ़ी भट्ट साहब को जो है ना इनकी ईमां पे हुआ है। अब नाज़रीन, मुझे ना कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने वकला हजरात हैं ख़ास, जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या वो मुझसे कुछ सीखेंगे या मैं उनसे कुछ सीखूँगा। आप लोगों ने मुझे ज़रूर ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आया ईमां का लफ्ज़ जो होता है 302 की हद तक, छोटे केसों में फायरिंग, किसी को ज़ख्मी हो गया उसकी ईमां पे, उसको छोड़ दें, आप 302 की बात करें, क्या ईमां जो है
कि फ़लाँ की इमाम पे इन 3 अफराद ने फ़लाँ बंदे को मार दिया, इसमें वो बंदा जो इमाम है जिसका नाम आ गया, वो क्या बेल करवाएगा या थाने में जाकर वो सिर्फ एक बयान दे देगा कि जी मेरा तो इस वाक़े से ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरी कोई माशमा नहीं है, तो क्या वो क्लियर हो जाता है? ये ज़रूर आप वकला ने मुझे बताना है। अगर आप ना बता सके, 2 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ईमान क्या है। और जो हम मशवरा होता है ना, ये हम मशवरा का लफ्ज़ लिखना पड़ता है FIR में, और इसके लिए अलग से तरमीमा बयान होता है, और उसमें अगले दिन 3 अलग से गवाह पढ़ते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे सामने ये बंदा मशवरा कर रहा था, ये 2 बंदे आपस में प्लान कर रहे थे। फिर जाकर ये 109 फिट होती है, जिसमें भुट्टो साहब को तो ये हुआ था, वो तो जुडिशली का कत्ल था। लोग ये कहते हैं 109 में भुट्टो साहब तो नहीं फटे लग गए। ओ अल्लाह के बंदे, भुट्टो साहब का जो कत्ल है ना, वो क्यों कहते हैं कि अदालती कत्ल है, क्यों कहा जाता है कि जुडिशली का कत्ल है? वो एक फिक्रे की वजह से उनको जाने लटका दिया गया था। फिक्रा ये था कि पकड़ो मत जाने दो। वो जो बंदा खुर्शीद महमूद कसूरी का जो वालिद था, जिसकी कत्ल की FIR में भुट्टो साहब को फांसी लगाया गया, फिक्रा ये था पकड़ो मत जाने दो। भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया गया कि ये इन्होंने कहा था पकड़ो मत जाने दो। तो जब भुट्टो साहब फांसी लग गए जल्दी जल्दी, आपको पता है मार्शल का दौर था, ज़ियाद साहब ने लटका दिया उसको। तो जब उसके ऊपर हाई कोर्ट जाके जिरा हुई है ना इस केस के ऊपर, इस फैसले के ऊपर, तो वहाँ पे जज साहब ने और जो वकील सफाई थे ना, जो भुट्टो की तरफ से जो केस लड़ फाइट कर रहे थे, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि भुट्टो ने ये कहा था पकड़ो मत जाने दो, कि भुट्टो साहब ने इसको कहा था पकड़ो मत इसको जाने दो, तो आपने इसको फांसी दे दिया कि भुट्टो साहब ने कहा पकड़ो मत जाने दो। इसलिए इस कत्ल को जुडिशली का कत्ल कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, अरशद अमीन कत्ल हो गया, इसकी FIR जो थी ना, आरफ चौधरी के भाई जो मर जाता है ना, ये दोनों आपस में दोस्त थे, वो कटवाता है FIR बड़ी बोगस ईमान का लफ्ज़ लिख दिया हुआ है, और उन अफराद के ऊपर कि जो इस तरह के हैं ही नहीं, कम अज़ कम उस वक्त नहीं थे। अगर ऐसे अफराद को इस लेवल पर ले जाया जाएगा ना, तो गलती उन अफराद की होगी जो इनके साथ उलझेंगे। ये ताकतवर लोग हैं, बिजनेसमैन है, वाइट कॉलर है, ताकतवर होना गुनाह है? मुझे ये बताएं, कोई बंदा साबित करे ना ताकतवर होना गुनाह है? इन लोगों के बारे में मैं व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में लिखता हूँ कि जी वाहद ये बंदे हैं कि जिन्होंने इज्जत भी कमाई, लेकिन इस शख्स ने शहर के अंदर अपने नाम की रसवाई नहीं की। गोगी भट्ट साहब एक ब्रांड है, तीफी भट्ट साहब की सारी दुनिया ऑनर करके, तो मैं कौन हूँ ना करने वाला? ये चीज़ें सारी जो है ना, अरशद अमीन की मौत का मौजब बनी। उसका गुरूर, उसका तकब्बुर, और उसके जहन के अंदर ये बात बैठी थी कि बच्चे मेरा इतनी मेरे पास फ़ौज है, 2 इससे मरवा दूंगा, 2 उससे मरवा दूंगा। वो हमेशा ऐसे ही करता था। अगर ये उस वक्त वो बंदर बांट, वो पैसों के लेन देन की, अगर वो इन लड़कों को ना छोड़ता, अगर वो उसे कहते हैं कि यार चोई साहब हमें क्या दिया है, तो उनको कहता है यार जी छोटे भराओ जो लेना ले लो, और भाई चोर जो सारे तो ही रले, तो 2-2 खरबूजे वंडी जाओ, फिर असना सिस्टम चलाओ। समुंदर चला के मगर मछाना कराना ले हो, तू सिर्फ कराना पे, तू प्लानर है, तो वो तो हाथ से कर रहे हैं, उनसे तुम उलझ रहे हो। तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, बड़े वो थे जो तुम्हारी खातिर बंदे उठा के ले आते थे। ये उसकी जो वक्त का तयन करने की गलती थी ना, उसको लेकर बैठ गई। अरशद अमीन को लोग पता नहीं कितना हीरो समझते हैं। यार ये हीरो शीरो नहीं थे। अगर ये हीरो होता तो ये आज जिंदा होता और एक ऐसे मेरे साथ टेबल लगा के बैठा होता और आपको बता रहा होता कि यार मैंने, ठीक है ज़िंदगी के शशकलें हर बंदा लूटता है, शैतान इतना कम बख्त है, कम ज़रफ़ है कि हमें हर चीज़ नकद देता है, हर चीज़ हमें नकद देता है। हम शैतान की तरफ जो है बहक जाते हैं। बड़े से बड़े इतने उलमाए दीन जो हैं बहक जाते हैं, शैतान बहकावे में ले आता है, वो नकद देता है। शराब पी, जायका नकद, औरत साहब बदफेली की, उसका भी जायका नकद। मैंने एक दिन ये सोचा कि यार हम गीबत किसी की करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। शैतान हमें इसमें क्या नकद देता है? आप ये देखें, आप किसी की बुराई कर रहे हैं ना बंदों में बैठ के, आपको दिल का सुकून शैतान नकद देता है। बड़े आप हैप्पी हो रहे थे, मैं इसको गालियाँ निकाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बुरा भला इसको कह रहा हूँ, वो भी आपको नकद दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें इन चीज़ों से दूर ले जाती हैं। अगर वो अक्लमंद इंसान होता, मैं आज 53 साल का हूँ, तो मरते वक्त कम से कम 43 से 45 साल का था। उसको ये चाहिए था कि वो ये सोचता कि मैं कहाँ से आया था। एक बाप का ट्रैक्टर बेच के वो लाहौर का किंग कॉन्ग बन गया था। क्या उसके माली हालात होंगे कि भाई उसको मिलने के लिए आया, तो वो कहता है जाओ मेरे पैनरों में चक्कर लो, आगे ले आओ। उसके लिए वो दुबई आया हुआ था। तो जब आप यहाँ से उठ के वहाँ आ जाएं, तो वहाँ पे आगे खुदा का शुक्र अदा करें, और सारे मामला जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप क्राइम भी कर रहे हैं तो उसके भी कुछ असूल हैं। दुनिया के अंदर बुरे काम के भी असूल हैं, अच्छे काम के भी असूल हैं। आप बुरे काम को ऐसे तरीके से करो कि लोग उसको कहेंगे यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा दयालु है, लोग आपकी बुराई में भी आपके लिए दुआएं करें। लेकिन अरशद मीन या हको या बको दुनिया का माल मेरे हल तक हो, तो फिर क्या होता है नाज़रीन, खुदा का तराजू बेहतर तोलता है
मुजरिम चाहे बोले ना बोले, जुर्म ज़रूर बोलता है। तो जो बंदे ने किया होता है दुनिया में बंदे ने भुगतना है। अरशद अमीन चौधरी की कब्र आप पीछे देख लें, कोई इसको पक्का नहीं करवाया, कोई इसको पक्का करवाने वाला नहीं है। देखें आपके सामने, और ये साथ जो पीछे कब्र है ये इसके भाई अनवारुल हक की है, ये भी बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे है। कितने इसके नाम थे, और ये घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के जो है ना, मैं अब आपको आखिर में इसकी ना एक बात सुनाता हूँ। मेरे दोस्त मलिक इजाज़ है, आपको मैंने बताया बड़ा उनका ताल्लुक था, सब दोस्तों को पता। अब नाम देखें वहाँ पे कौन कौन थे। हम ना एक लड़ाई हो गई हमारी संत नगर के अंदर ना मियाँ फरजंद के बंदों के साथ, ये जो लकी हैरानी सर्कस के मालिक हैं। झगड़ा हो जाता है, मैं था, मेरे साथ मेरा दोस्त मलिक इजाज़ था। झगड़ा मेरे दोस्त तारी सब्ज़ी वाले का था, वो राजगढ़ में उसकी सब्ज़ी की दुकान है। तो वो झगड़े के बाद हमारे पास आता है, मैं म्यूजिक सेंटर बैठा, मलिक साहब पास से, हम उसके साथ चले गए हैं कि यार हमारे दोस्त को किसने मारा है। जब वहाँ पे जाते हैं तो हमारा एक दोस्त है मुबशर खान बाबा होटल वाला, इसने वहाँ पे जाकर ना, कोई इसके पास पिस्टल नहीं है, इसे वैसे ही ना नीचे हाथ करके ओए गोलियाँ मार दो इन्होंने। वो नाज़रीन सारा मोहल्ला में पड़ गया, उन्होंने बड़ा हमें मारा डंडों के साथ। हमारी बाइक की जो है ना टैंकी, उन्होंने उनको डेंट डाल दिए। हम वहाँ से जो है ना दुम दबा कर वहाँ से भागे, क्योंकि मोहल्ला सारा पड़ गया। उन्होंने कहा मुंडे ना को, हालांकि मुबशर खान के पास पिस्टल था ही नहीं, एक पिस्टल था, और हम 4 बंदे वहाँ पे गए हैं। तो वो सारा शहरिया में पड़ गए। हम वहाँ से निकल आए। मैंने मलक को कहा कि मलक साहब इन्होंने वजना है। आपको पता उम्र इस तरह की होती है, हर बंदा इस तरह करता है। मैं अभी यहाँ पे कोई आएंगे, मैं नहीं, जो किया है वो आपको बताता हूँ। शर्त यह है कि बताने वाला हो। अब हर चीज़ नहीं बता सकता, एक हद होती है ना यार, बच्चे भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा वैसा भी किया होगा। उन चीज़ों को मैं जो है ना बच्चों से दूर रखता हूँ कि मैं उस बुराई में शामिल ना हो जाऊँ कि मैंने इनको तबाह किया। तो नाज़रीन, हम ना अरशद अमीन को मिलने के लिए, मलिक कहता है कि वहाँ पे चौधरी को चल लें, दयाल सिंह कॉलेज होता था मलिक। और मलिक के दोस्त कौन थे? वहीद बादशाह, हीरा भट्ट, चीना भट्ट, शेख मुदस्सर, शेख अहमद, शेख बॉबी, और उसके अलावा जो काफ़ी और दोस्त, यानी पूरा इनके गैंग था मलिक इजाज़ साहब का ना। तो जब ये मुस्लिम लीग हाउस हम जाते हैं ना, तो वहीद बेग और ये सारे दोस्त वहाँ पे बैठे होते हैं, खालिद डोगर भी बिश्ती वहाँ पे था। तो मैंने वहाँ पे पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर ना अरशद अमीन को देखा है। मुस्लिम लीग हाउस का पहले बरामदा था, लेफ़्ट साइड पे एक दरवाज़ा था। आप लोग अगर गए हैं तो मेरा नक्शा देख लेंगे, वही है। सामने एंटर होकर जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे उसका था बरामदा था, और सामने वाले कमरे के अंदर अरशद अमीन बैठा हुआ था। घूमने वाली कुर्सी बड़ी उसके पास होती। तो मैंने इसको देखा, तो मैंने देखते मैं हो की ब्लाड बैठी है। विलन लगा ये बंदा, मुझे हीरो नहीं लगा। मैंने देखा इस बंदे ने सिगरेट लगा, मलिक जा कहता है चोई साहब वो साड़ा झगड़ा हो गया। तो ये आगे से कहता है और जाओ मुंडे हो, मतलब जिन्होंने कहता गोलियां मार दो। इसके पीछे वजह क्या थी, ये आपको मैं बताता हूँ। उसको पता था कॉलेज के अंदर चंद लड़के हैं जिनके पास 70 मोटरसाइकिल है, और मलिक इजाज़ के पास इलेक्ट्रॉनिक GTO 125 थी। मलिक इजाज़ के परफ्यूम से, उसके कपड़ों से जो है ना, उसके जो है ना लाइफस्टाइल से जो है अरशद अमीन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। उसको पता था कि ये अखबार वालों का लड़का है, बेटा है उनका, तो इसकी खातिर अगर मैं कुछ भी करवा दूंगा, करूंगा नहीं, हुक्म दे रहा है कि जाओ इसके साथ। तो उसको ये पता था कि ये बहुत बड़े घर का लड़का, ये खुद इसका बाप इसको निकलवा लेगा। ऐसे लड़कों को वो फ्री हैंड उनको देकर ना, तो बाकी जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं ना, उनको अपने इलीगल मकासद और कामों के लिए इस्तेमाल करता था। ये बड़ा ब्रीक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि ताकतवरों को जो है ना, उनको कहना जाओ भाई इनके साथ बंदे मार दो। तो गरीब बच्चे जो थे ना, वही सोचते थे कि पता नहीं सब नहीं अन्ना प्यार करता है। ये उसकी आंख थी जो उसको फौरी तौर पे दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल से उठाते हैं और मुस्लिम लीग हाउस की जो है चेयरमैन की कुर्सी पे बिठा देते हैं। यार उसकी कोई क्वालिटी थी, कैसे वो आगे मुस्लिम लीग हाउस, उसके बाद कोई बैठा है, उससे पहले कोई बैठा है, मुझे आपने ज़रूर बताना। ये सफदर जाट साहब, ये सारा जेदा सिख वगैरह वहाँ पे होते हैं सारे, ये मुश्ताकी वगैरह मुस्लिम लीग हाउस आ गए हुए थे, आरफ चौधरी सब वहीं बैठे थे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि हम उन लड़कों को साथ लेकर जाते हैं वहाँ पे लकी हैरानी सर्कस वालों की गली में, संत नगर। वहाँ पे जाकर सब लड़के जो थे वो मसल्ला दे, कईयों के पास गन्ने भी थी। वो मोहल्लेदार जितने भी थे, हमें कोई बंदा वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और वो लड़के जो है ना इतने इश्तियाल में थे कि अगर कोई बंदा वहाँ पे आए, ऊंची आवाज़ में बोले, वो लड़के उसको फायर मार दें। मुझे अरशद अमीन का स्टाइल जो है ना बड़ा अजीब लगा और मैं फ़ौरन में भांप गया हूँ। मैंने कहा ये बंदा जो है ना या कत्ल होगा या कत्ल करवाएगा शहर के अंदर। बहुत ज़्यादा इंतशारी आदमी है। इसको ये चाहिए था पहले मलक की बात सुनता कि झगड़ा किसका है, पार्टी कौन सी है। यार पूरे लाहौर को अपने बाप की जागीर समझ बैठा हुआ था, ताकत के नशे के अंदर। सिर्फ कि ये जाओ चुक ले आओ, बंदा चुक लाते थे। वो बंदा चुक कर लाना उसके खाला जान का वाड़ा नहीं था। असल में वो दयाल सिंह कॉलेज का हॉस्टल स्टूडेंट्स जो थे ना बहुत ज़्यादा फ्री हैंड था इनको उस वक्त ना। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटेस्ट हुआ था माल के ऊपर ना,
आबद बॉक्सर साहब जो है ना, क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी उनके साथ वाक़यात मेरे शेयर हो चुके हैं, अच्छा ताल्लुक़ है मेरा उनके साथ, तो ये जेन्युइनली वाक़या है, आपने गौर से सुनना है। आबद साहब माल से गुजर रहे हैं तो सामने एक इंस्पेक्टर ने कहा आबद साहब तुम वापस हो जाओ। आबद साहब कहते जुलूस किस चीज़ है, कहता ਤੁਹਾਡੇ चक्कर च निकले आज। वो इसलिए निकला हुआ था कि आबद साहब ने जो था ना टेक्नोलॉजी कॉलेज जो वहदत रोड पे है, साबरी शहजाद साबरी का वहाँ पे होल्ड होता था, आबद साहब ने वहाँ पे रेड करके ना लड़कों को पकड़ा था जिनसे 10-15 पिस्टल और वेपन निकले थे। अब उन वेपनों के चक्कर में कई एक पुलिस का जो अफसर है ना, तलबा के जो कॉलेज है उसके अंदर ये कैसे एंटर होगा बगैर वारंट के। अब इन्होंने ये जो है ना एहतजाज जो किया था ना, इसके पीछे रीज़न ये थी कि ये नारे लगा रहे थे कि एक पुलिस का इंस्पेक्टर जो है स्टूडेंटों के जो है ना कॉलेज के अंदर बगैर वारंट के कैसे आ गया। आबद साहब ने देखा कि यार अरशद मीन मेरे खिलाफ जुलूस निकाल रहा है, बहुत बड़ा जुलूस था, माल पे नारेबाजी हो रही थी कि पुलिस ऐसी पुलिस वैसी। आप यकीन करें कि कॉलें चली हैं और कैप्टन जुबैर साहब जो थे ना, इन्होंने स्टैंड लिया है, इन्होंने आबद बॉक्सर को कहा तुमने रेड किया ना, वेपन पकड़े हैं, जुलूस वाले जो भी कर लें, अफसर अगर पूछेंगे उनको जवाब मैं दूंगा, मेरे होते हुए आपने घबराना नहीं, आपने जेन्युइन काम किया है। तो नाज़रीन इसके बाद जब कॉलें चली हैं तो वो बोरी भर के वेपन ना जो बरामद हुए थे, कैप्टन जुबैर साहब एसपी जो थे कैंट में, जिनके स्टाफ अफसर आबद बॉक्सर थे उस टाइम पे, उन्होंने जाकर नाज़रीन जब अफसरों के आगे बोरी उल्टाई है ना, तो अफसर सारे चुप करके थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आबद बॉक्सर ने इतना असला बरामद किया है तो फिर इतने वेपन के लिए तो किसी भी हाई कोर्ट में भी ये जज को भी उठा लेंगे। अगर अंदर ये कंप्लेंट आया कि जज साहब के रूम के अंदर इतने वेपन पड़े हो, कन्फर्म हो जज के अंदर कमरे में घुस जाएगी पुलिस हमारी। तो नाज़रीन इस तरह का जो है ना, फिर लोग कहते हैं कि अरशद मीन जो था आबद साहब का राइट हैंड था, या आबद साहब जो थे उसके राइट हैंड थे। और इसी FIR की ना एक और कमज़ोरी आपको बताता हूँ कि ये जो FIR है ना, पढ़ने के बाद कोई भी साहिब इल्म बंदा फ़ौरन भांप जाएगा कि ये FIR जिस बंदे ने भी दर्ज करवाई है ना, शायद वो थाने दोबारा परसू करने के लिए भी जो है ना गया हो। क्यों? जितने बड़े बड़े अजदहाओं का नाम, मगरमच्छों का नाम, बब्बर शेरों का, खलाई मखलूक जैसे अफराद का नाम इस FIR में है, उस मुद्दई को ये भी सोचना चाहिए क्या वो उसको पता है कि इस वाक़या के अंदर कोई भी ऐनी शाहिद जो था ना वो नहीं मौजूद था। ना ही आज तक ये बात कोई क्लियर आपको कितने यूट्यूब पे जो है प्रोग्राम्स हुए हैं, कभी आज तक ये बात आपको बताई है कि मुरादी और वो जो लब्बा मोटी वाला था सियालकोट वाला वो भी असम्बले में शामिल थे। इतनी देर के बाद सब कुछ खुल जाता है। नाज़रीन अब आप ये देखें कि लोगों के बच्चों को भरी जवानी में कब्रों के अंदर उतारने के पैसे भरने वाला बंदा, शहर का सबसे ज़्यादा ताकतवर डॉन, जिसको लाहौर शहर का उस वक्त दाऊद इब्राहिम कहा जाता, तो शायद ये बात गलत ना होती। अरशद मीन हू का आलम बना हुआ था इस शहर के ब्यूरोक्रेट्स के लिए, प्रोड्यूसरों के लिए। हर जो अमीरों का कोई तबका है ना, वो अरशद मीन को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गैंगस्टर समझता था। नाज़रीन अब इसके कत्ल का होता क्या है कि ये कितने पैसे से बांटे, राना मुनीर को इधर उधर अपने मुखालफिन पे अटैक, मंजूर वटू सारे इसके एक इशारे के ऊपर कुछ भी कर गुजरते थे। अरशद मीन कैंप जेल आता है 93 में, तो 35 लोगों के जो है ना चलान वहाँ से निकलते हैं। शेख कुकू, अली अवैस, फिरदौस खान, सना गुजर, इश्तियाक भट्टी, जेदा था एक लड़का ना जावेद चौधरी, वो सना गुजर, बिल्लू गुजर, यानी जिस बंदे ने शेख कुकू था, इन सब अफराद के इन्होंने मुखालफत लगाई। और अरशद मीन के जो है ना पीछे सिफारशी ये ताकतवर जो सियासतदान थे, इन्होंने IG को कहकर जो है ना कि अगर अरशद अमीन की मुखालफत पूरी जेल के साथ है ना तो सब अफराद को निकाल दो, लेकिन अरशद अमीन को आपने लेना है। तो क्या आपने सोचा कि इस बंदे की जो मौत है वो किस तरह होगी? ये बात गौर से सुनिएगा। FIR दर्ज हो गई, गलत दर्ज हो गई, किसी ने पैरवी नहीं की। और सुनने में आया कि जिन अफराद से सुलह के पैसे लेके ये खा जाता था, उन लोगों में से किसी भी एक शख्स को जेल को आप छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, हवालात में इनमें से किसी बंदे को अरशद अमीन के कत्ल में बंद नहीं किया गया। क्या मूल्य पड़ा मुझे ये बताएं? गिरफ्तार कोई हो जाता, किसी को सज़ा हो जाती, तो शायद जो गमगीन इनका पीछे ख़ानदान था उन अफराद को जो है ना उनके लिए एक मरहम का काम करती कि इनकी सज़ाएँ जो है ना नहीं हुआ, क्योंकि मुकाफ़ाते अमल है, जो बीजोगे वो काटोगे। अरशद अमीन की जो सुलह थी ना, किसी को भी आज तक नहीं पता, इवन के हाजी परवेज़ साहब भाई हैं, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि उनमें बड़ी ऑनर करता हूँ। राना इम्तियाज़ साहब हैं, लाहौर की इतनी ताकतवर शख्सियात, साजिद चौधरी साहब हैं। किसी शख्स को भी आज तक ये कंफर्म नहीं पता पैसे लिए गए हैं, कहाँ लिए गए हैं और कितने लिए गए हैं, कितने में अरशद अमीन को जो है ना बेचा गया है या इस कत्ल की FIR को बेचा गया है, ये आज तक किसी को नहीं पता।
ना कोई कातिल पकड़ा गया है। हवालात के अंदर जो है ना 1 घंटे के लिए अरशद अमीन के कत्ल में कोई बंद नहीं हुआ। ये इंडेक्स पेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, FIR भी आपने पढ़ ली है। FIR में मजमून को गौर से पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये FIR बेकार दर्ज हुई है। और इंडेक्स पेज बता रहा है किसी मुलजम को जो है ना गिरफ्तार, ये जब किसी केस का फैसला होता है ना, या मुलजम इश्तिहारी हैं, सज़ा याफ्ता हैं, सज़ाए मौत हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, ये इंडेक्स पेज के एंड पे लिखा जाता है। पीछे खाने बने होते हैं और इन खानों में सारी डिटेल तफसील आपने, इस पर कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। टके का मूल्य नहीं पड़ा इस बंदे का, इस FIR का यूँ कह ले, पूरी FIR का कोई मूल्य नहीं पड़ा। अगर 302 अगर दरख्त में लिख दी जाए तो दरख्त सूख जाता है, तो इतने अफराद और एक शहीद कांस्टेबल, कोई मूल्य नहीं पड़ा। ये बहुत ताकतवर अफराद थे। और आप देखें कि अरशद अमीन जो खुद को पता नहीं कितने पाए का जो है डॉन समझता था, इन ताकतवर सफ़ेद पोश अफराद ने जो है ना इसको मसल के रख दिया और मूल्य भी नहीं बढ़ने दिया। ये बातें कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ ख़त्म होती हैं, कैसे इनमें बढ़ाव चढ़ाव आता है, किसी बंदे को इन बातों का नहीं पता। ये बातें मैं आपके आगे बेनकाब करता हूँ। तो नाज़रीन मेरी बात याद रखिएगा, मैंने तारीख़ को पढ़ा है और आपके सामने लिखा है, और आप लोग मेरी लिखे हुए को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप लोग डिस्कस भी करते हैं, लोगों से पूछते हैं, और आपको यही पता लगता है बंदा बात सही करता है। बुरे काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, और आपका 100 मरते दम तक पूरा नहीं होना। मेरा नहीं हुआ आज तक, मैं भी अगर इसी चक्कर में पड़ जाता ना 100 पूरा करना है तो मैंने भी मर जाना था। मैंने सब्र शुक्र किया, चूँकि मेरे पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है, या मैं जान गवा दूँ, अपनी औलाद को ख़राब कर लूँ, उनको ऐसा माल खिलाऊँ जो जुल्म जबर और कुफर का पैसा होगा, तो मुझे दुनिया पे उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। प्रोग्राम देखे अगर आपको पसंद आए और कमेंट बॉक्स में अपनी किसी भी राय को आप मेरे साथ शेयर करना चाहें, बिल्कुल आप आइएगा। हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।